जयप्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। आज का दिन भारतीय राजनीति में उथल पुथल के दिन के रूप में याद किया जाएगा। न सिर्फ लाभ के क्षेत्र में बल्कि हानि के क्षेत्र में भी याद किया जाएगा। आज कांग्रेस में कन्हैया कुमार का जाना देश के सबसे बड़े राजनीतिक मसलों, मुद्दों, विमर्शों और विश्लेषणों में से एक है। चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, चाहने वाले हों, आलोचक हों, सभी की चिंता, सभी की नजर अगर आज किसी खबर पर लगी हुई थी तो वह सबसे बड़ी खबर थी कि कन्हैया कुमार का कांग्रेस में जाना क्या है। जाहिर तौर पर कांग्रेस में कन्हैया कुमार के जाने से कुछ उम्मीदें बंधी होंगी। कुछ लोगों को लगता होगा कि भारतीय राजनीति की जो मौजूदा तस्वीर है वह बदलेगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या राजनीति चाहतों से चलती है या रणनीति के तैयारियों से चलती है। सवाल बड़ा यह है कि अगर कोई कमाल देश की सबसे बड़ी मजदूरों और किसानों की पार्टी सीपीआई में कन्हैया कुमार नहीं कर सके तो कांग्रेस में कोई कमाल कर पाएंगे, इसकी क्या गारंटी होगी। इस पर भी हम आगे बातचीत करेंगे। बातचीत इस सवाल पर भी करेंगे कि आखिरकार सीपीआई से जाने के बाद कन्हैया हो या जिग्नेश मेवानी, ये दोनों नेता वामपंथी रूह के लोग हैं, वामपंथ से आए हुए लोग हैं, उनकी नर्सरी वामपंथ से तैयार हुई है। आज कन्हैया कुमार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित कर रहे थे कांग्रेस के दफ्तर से, मुख्य कार्यालय 14 अकबर रोड से, तो वह कह भी रहे थे कि मेरी जो तैयारी है, जो नर्सरी है, जो राजनीतिक संस्कार है, वह एआईएसएफ यानी सीपीआई के छात्र विंग की है। सवाल यह है कि जब नेता यह गया है कांग्रेस में तो उससे फर्क क्या पड़ना है। चिंता इसलिए भी है कि आखिरकार ऐसा क्या होना है इस देश में जिसके बाद कन्हैया कुमार उम्मीद की तरह देखे जाने चाहिए। क्या सिर्फ भाषणों से, क्या सुरीली आवाजों से, क्या तार्किक बातों से इस देश में अगर नेता बनना होता किसी को तो इस देश में सीपीआई के सबसे बड़े नेता बनकर उभर कर आते कन्हैया कुमार। तो जाहिर तौर पर हमारे देश में सिर्फ लच्छेदार भाषणों से काम नहीं चलता है। कन्हैया कुमार बहुत शानदार बोलते हैं। वह जब बोलते हैं तो मंत्रमुग्ध होकर आप सुनते हैं, और मंत्रमुग्ध होकर सुनते हुए कई बार उनके चाहने वालों को लगता है काश यह देश का सबसे बड़ा नेता होता। लेकिन सवाल यह है, क्या सीपीआई ने रोका था? क्या उनको काबिल और धनुर्धर नेता बनने से रोका था? क्या सीपीआई ने कोई ऐसा कांड किया जिसकी वजह से वो बेगूसराय में हार गए? नहीं। हर जवाब का अगर सवाल ये आप कन्हैया कुमार से भी जाकर पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि सीपीआई ने कोई कोताही नहीं बरती, कम्युनिस्टों ने पूरे राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन देने में भी कोई कोताही नहीं बरती। तो सवाल ये है कि छूट भैया नेता बनकर कन्हैया कुमार क्यों रह गए, और क्या यहां आने के बाद उनका बपतिस्मा हो जाएगा और वो महान नेता बन जाएंगे? यह सवाल बड़ा है और यह सवाल बना रहेगा भारतीय राजनीति में, खासकर तब कि जिस पार्टी में थे, जिस पार्टी में उनकी नर्सरी हुई, जिस पार्टी ने उनको हीरो बनाया, जिस विचारधारा के लोगों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलकर उनको राष्ट्रीय युवा तुर्क और नायक बनाया, उसके साथ यह जो दगाबाजी है, यह जो राजनीतिक रणनीति है, वह क्या वाकई जो बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कन्हैया कह रहे थे कि कांग्रेस को बचाना ही इस राष्ट्र को बचाना है, क्या भविष्य में यह सही साबित होने वाला है? प्रश्न ये है। आप सब जो इस बात को सुन रहे हैं, तमाम कठिनाइयों के बीच बीच में इंटरनेट धीमा हो जाता है, लो हो जाता है, उसके बावजूद जो आप सुन रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई कन्हैया कुमार कोई कमाल कर जाएंगे? हमें जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। कन्हैया कुमार को क्या किसी वामपंथी पार्टी ने कम तरजीह दी? क्या कम इज्जत बख्शी? क्या कम रेंज में थे वो, जहां चाहे वहीं जा रहे थे? प्रश्न तो ये उठता है कि जिस वाकपटुता से और जिस खुलेपन और दिलेरी से जो मौका वामपंथी पार्टियां कन्हैया कुमार या जिग्नेश मेवानी जैसे लोगों को दे रही हैं, क्या कांग्रेस का वह बूता है कि वह भाषा बोलने की इजाजत अपने नेता को देगी? बड़ा सवाल यह है। आरएसएस पर बोलते हुए
राहुल गांधी यानी कांग्रेस के चांद तक हाशिए पर चले जाते हैं। कांग्रेस के चांद राहुल गांधी जो बातें बोलते हैं अपनी पार्टी में, उनकी ही पार्टी के भीतर उनसे ही छुट भैया नेता उसको सुनते नहीं हैं, उसको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। तो ये बाहर से आए हुए वामपंथी दायरे से आए हुए कन्हैया कुमार को वो जो घुटे हुए कांग्रेस के नेता हैं, जिनकी बदौलत वह पार्टी चलती है, जो चंदा और पैसा जुटा के पार्टी के लिए ले आते हैं, वो इनकी सुनेंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। हालांकि राजनीति में कब कौन कहां चला जाए कहना मुश्किल है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस भी आप दायरे से आते हैं, वो दायरा क्या है, वह दायरा क्या है, आपको किसने नेता बनाया। जिन लोगों ने भी आपको नेता बनाया, याद करिए कन्हैया कुमार का जेल जाना, उस पर जन समर्थन वह छोटे छोटे कार्यकर्ता जो गांव जिलों में वामपंथी पड़े हुए हैं, जिनको लग रहा था, जो हताश हो रहे थे, उनको लगा हमारा नया हीरो आया है, नया नायक आया है। और आज वामपंथी पार्टियों की स्थिति यह है कि उनकी हालत सांप और छुछुंदर जैसी हो गई है, न निगलते बन रहा है, न उगलते बन रहा है। जंज्वार आप पढ़िएगा, आज ही रिपोर्ट छपी है। कोई कम्युनिस्ट पार्टी जवाब देने की हालत में नहीं है। बड़े बड़े नेता फोन रख दे रहे हैं या कहते हैं कि बाद में बात करते हैं। कोई भी दुनिया की पार्टी में कोई भी नेता छोड़कर जाता है तो जिस पार्टी से छोड़कर जाता है उसका कार्यकर्ता उसे गाली देता है, लानत मनानत करता है, उसके बारे में बोलता है। लेकिन पहली सजी सौरी और सादी पार्टियां हैं, वामपंथी पार्टियां, जो अपने नेता के जाने पर चुप हैं। और बहुत सारे वामपंथियों को लग रहा है देश का बड़ा भविष्य उज्जवल हो जाएगा कांग्रेस में जाने के बाद से। जरा सोचिए कि यह पहली विचारधारा होगी जो अपना नायक जब दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसकी धूर्तता, उसकी बेवफाई, उसकी दगाबाजी पर कोई एक शब्द नहीं बोलता है। मैं ये नहीं कहता कि क्या होगा कन्हैया, हो सकता है कल को वो भी मोदी बन जाए, बड़े नेता बन जाए, कौन रोकता है उन्हें इस तस्वीर से तकदीर को बदलने को। लेकिन सवाल यह है कि दगाबाजी, राजनीतिक दगाबाजी, जिसकी बदौलत वह आदमी उभर कर आया, चंद दिन हुआ, ऐसे बेवफा आपको दूसरी पार्टियों में नहीं मिलेंगे कि बमुश्किल 30-35 बरस का युवा जो अभी फुनगी ही छोड़ा था राजनीति की, जिसको बोलने की कला के अलावा कोई तीसरी कला नहीं आती है, बोलने के अगर डायलॉग से देश में नेतृत्व पैदा हो रहा होता और नेता पैदा हो रहे तो इस देश में बगैर मेहनत के, बगैर जमीन पर काम किए, बगैर संघर्ष में शामिल हुए, तो इस देश के सबसे बड़े नेता अगर कोई होते तो वह अमिताभ बच्चन होते और रणनीतिकार जावेद अख्तर होते। पर ऐसा होता नहीं है भारतीय राजनीति में। राजनीति चाहे संघियों की हो या वामपंथियों की या कांग्रेसियों या सपाइयों या राजद वालों की या फिर ममता बहन की ही क्यों न हो, जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं कार्यकर्ताओं में जाकर, जब तक आप अपने को मिला नहीं लेते हैं, तब तक आप उभर पाएंगे। यह सिर्फ चांदी के चम्मचों के भाग्य में लिखा हुआ है, वो भी थोड़े बहुत इस देश में बचे हैं। अन्यथा कन्हैया कुमार जैसे लोगों को रगड़ना था, काम करना था, अभी जवान थे, अभी ऐसी कोई बीमारी और घारी नहीं हुई थी, पूंजीपति नहीं बने थे, बावजूद चस्का लगा और वो चले गए। उनके जाने से इस देश की राजनीति की तकदीर बदल जाएगी, ये ठीक वैसा ही भ्रम है। ये ठीक वैसा ही भ्रम है जैसे राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा था कि सोनिया को छोड़ जब राहुल आएंगे तो तस्वीर और तकदीर दोनों कांग्रेस की बदल जाएगी। राहुल गांधी ने खूब मेहनत की, खूब आए गए, खूब हाथ बांधा, खूब डायलॉग दिए, खूब मेहनत की, कुछ नहीं बना बिगड़ा। फिर बीच से मांग आई कि क्यों नहीं प्रियंका बहन को ले आए, वो भी आ गई हैं, वो भी मेहनत कर रही हैं। और अब लगता है कि जुबान के धनी कन्हैया कुमार जो सीपीआई की परम मतलब नर्सरी से आ रहे हैं, वामपंथी नर्सरी से आ रहे हैं, उनकी बदौलत कोई बेहतर स्थिति पैदा हो जाएगी। और त्रासदी ये नहीं है, बड़ी त्रासदी ये है कि जिन भी पार्टियों से आ रहे हैं, यानी वामपंथी पार्टियों से जब कन्हैया कुमार आते हैं तो कई बार सवाल उठता है कि क्या वामपंथी पार्टियां इसलिए बनी हैं कि वह दूसरी पार्टियों के नेताओं ट्रांसफर करती रहेंगी, अपने यहाँ कार्यकर्ता बनेंगे और फिर वो आगे चल के दूसरी पार्टियों में नेता बन जाएंगे। कभी कन्हैया कुमार हैं, कभी कोई कुमार हैं, कभी कोई प्रसाद हैं, कभी कोई तिवारी हैं, कभी कोई दुबे हैं, कभी कोई पांडे हैं। इस तरह के लोग हैं जो पहले वामपंथी पार्टियों में रहते हैं, खूब नारा वारा लगाते हैं, लंबा लंबा डिबेट छोड़ते हैं
और उस जब छोड़ छाड़ के जब जी भर जाता है, उन्हें लगता है कि अब तो नेता बनने का वक्त आया है, कुछ कमाने धमाने का वक्त आया है, तो दूसरी पार्टियों में लंबी लंबी छोड़ के यहाँ से चले जाते हैं। कन्हैया कुमार आइडिया ऑफ इंडिया की बात कर रहे थे, मानो कि आइडिया ऑफ इंडिया कांग्रेस की जेब में पड़ा है। अरे इस धूर्तता और झूठ को कौन नहीं जानता है कि बीजेपी जितनी दरिंदगी कर रही है जनता के साथ, उससे कम दरिंदगी की गुनाहगारी कांग्रेस के साथ नहीं लगी हुई है। इस जेलों में आज भी आतंकवाद के नाम पर जो सर्वाधिक लोग बंद हैं, जो छूट रहे हैं फर्जी मुकदमों में, वह कांग्रेस के समय के ही बंद हैं। माना कि बीजेपी उससे कमजोर नहीं है, लेकिन इस बात को कहने की जरूरत क्या पड़ जाती है, इतने कमजोर राजनीतिक भविष्य की स्थिति बन क्यों जाती है कि एक गुनाहगार को, मतलब सांप नाथ की जगह नागनाथ को महान बताना और बताना कि यह अमृत उगलते हैं। इसकी राजनीतिक कमजोरी, इसका फिसलन, इसका स्वप्न दोष आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चाहे कोई और कुमार हो। जो राजनीतिक रूप से इतना कमजोर है कि वह अपनी विचार और विचारधारा पर कायम नहीं रह सकता, उसकी राजनीति से भविष्य में कोई बदलाव आएगा, यह एक असंभव कृत्य है। सिर्फ कांग्रेस को एक अच्छा बोलने वाला नेता मिल जाएगा। और आपको मैंने पहले भी कहा कि अगर इस देश में डायलॉग डिलीवरी से नेता बनने होते, तो इस देश का सबसे बड़ा अगर नेता कोई होता तो वह सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन होते, और रणनीतिकार सबसे बड़े जावेद अख्तर होते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप पार्टियों को चाहे जितनी गालियां दें, कम्युनिस्ट पार्टी को दें चाहे भाजपा को दें, जब तक कार्यकर्ता जमीन पर नहीं है, जब तक मेहनत नहीं करता है। आप सोचिए, कन्हैया कुमार को लड्डू मिला था, वो भी 2 हाथ में नहीं 4 हाथ में। एक जेल गए, 2 गालियां सुनी, 2 झापड़ खाए और उसके बाद हीरो बन गए इस देश का। न जाने कितने वामपंथी कार्यकर्ता घर के घर साफ कर दिए गए, जमीन दिया, जायदाद दिया, पूरा घर दिया, पूरा जीवन दिया, कभी हीरो नहीं बन पाए, लेकिन अपनी पार्टियों को कभी छोड़कर नहीं गए। और उन्हीं की बदौलत कन्हैया कुमार जैसे लोग बोल पाते हैं और वह भर्ती केंद्र बना देते हैं। कम्युनिस्ट पार्टियां इस समय सपा, बसपा, कांग्रेस या इस तरह के आसपास की पार्टियों की भर्ती केंद्र बन गई हैं। और जिस नेता को जब मौका मिलता है, जब युवा थोड़ा पॉपुलर हो जाता है, उसके बाद वह गायब हो जाता है। और वह कम्युनिस्ट पार्टियों में खट रहा कार्यकर्ता, गांव में खट रही वह महिला कार्यकर्ता मुंह ताकती है कि बाबू जब रहले तो बड़ा अच्छा रहल, लागत रहल हमार नया नेता आई, और एकाएक गायब हो गई। यह राजनीतिक परंपरा बताती है कि वामपंथी पार्टियों के भीतर की कैसी नर्सरी खराब होती जा रही है, कैसे जो है नए नेता एक के बाद एक आ रहे हैं और वह गायब होते जा रहे हैं। अब आखिर में मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूं, और फिर वह लगभग दोहराने वाली ही बात है। पहली ये कि अगर भारतीय राजनीति में अच्छा बोलने वाला बड़ा नेता होता, जिसको यह भ्रम है कि बहुत कमाल का बोलते हैं मोदी इसलिए वो कमाल के नेता हैं, तो इस भ्रम से दूर हो जाए। मोदी उस पार्टी के नेता हैं जिसके जनाधार पर इस देश की जनता बैठी हुई है। पार्कों से लेके पान की दुकानों से, हवाई अड्डों से लेके रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त के लोग करोड़ों की संख्या में हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। वह संघ के साथ खड़े हैं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी हैं। प्रधानमंत्री वाचाल हैं, मुल्लू बना देते हैं बातचीत में, वह झूठ कमाल का बोलते हैं, उनका प्रचार तंत्र बहुत तगड़ा है। यह सब भ्रम है। असलियत यह है कि आप अपने रिश्तेदारों और नातेदारों से पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि संघ का वॉलंटियर किसके घर में नहीं बैठा है। यानी जब तक आप वो वॉलंटियर नहीं अपने विचार से पैदा करते हैं, तब तक आप पार्टी बदल लें या कपड़ा बदल लें, अंडरवियर बनियान पर आ जाएं, तो भी इस देश में आप नेता नहीं बन सकते। आप जाहिर तौर पर चौथे नंबर पर जाएंगे। और चौथे नंबर की निराशा के बाद अगर आप सोचते हैं कि कांग्रेस आपका भला कर देगी, तो इस भ्रम को जितनी जल्दी है दुरुस्त कर लें। इसी में भलाई है, क्योंकि आने वाले समय में वही पूछा और जाना जाएगा जो सड़कों पर होगा, जो समाज में होगा। जिनको लगता है कि ट्विटर से ये दुनिया बदल जाती है, जिनको लगता है कि 100 आदमी को सड़क पर नहीं खड़ा कर सकते और हजारों की संख्या में उनके पास ट्विटर फॉलोअर हैं और वह मोदी की राजनीति को खत्म कर देंगे, वह जो आइडिया ऑफ इंडिया को लागू कर देंगे, वह इस देश में जनाब कन्हैया कुमार बन जाएंगे, यह सिर्फ एक भ्रम है। वह उनका भी बड़ा भ्रम है जो ये सोचते हैं कि आने वाले समय में हमारी कोई राजनीतिक भलाई होने वाली है।
राजनीतिक भलाई उनसे होती है जो वैचारिक रूप से ठोस हैं, जो वैचारिक रूप से टिके हुए हैं, चाहे जिस विचारधारा में हो उनका टिकाऊपन कायम है। जो लोग इस तरह स्खलित होते हैं, छोटी छोटी असफलताओं से भागते हैं और अपनी लीक को छोड़ देते हैं, वो अंततः खत्म हो जाते हैं। वह इस गड्ढे में राजनीति की जाएंगे जहां से पता नहीं चलेगा कि नर्सरी में जहां पैदा हुए थे वह कहां से आई थी। इसलिए साथियों, कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल ऐसे तमाम हीरो और नायक हमारे सामने आए और कुछ चंद सालों में वह किसी न किसी पार्टियों की गोद में बैठ गए। क्या यह अच्छा नहीं होता कि ये युवा तुर्क, युवा नेता आंदोलनों के तरफ जाते, छात्र आंदोलन मजबूत करते, इस देश में सड़कों पर वह आते और अपनी औकात समझते। आज भी स्थिति यह है कि ये तमाम युवा तुर्क नेताओं की स्थिति ये है, औकात ये है कि सड़क पर इनके कॉल से 1000 लोग जुटने को तैयार नहीं हो रहे हैं, लेकिन ट्विटर पर फॉलोइंग इनकी लाखों में है और इनको लगता है कि ये ट्विटर फॉलोइंग से हम मोदी का मुकाबला कर लेंगे। तो इस भ्रम से पत्रकारिता के भी लोगों को दूर हो जाना चाहिए और नेताओं को तो खासकर, क्योंकि मैंने कहा जैसा कि यह देश मोदी के शासन में इसलिए नहीं चल रहा कि उनकी ट्विटर फॉलोइंग ज्यादा है और उनके भक्त ज्यादा हैं और आईटी सेल मजबूत है, बल्कि उनके पास लोग हैं, जनता है, विचारधारा है और घर घर में वैचारिक रूप से लोग मौजूद हैं। जब तक उस विचारधारा को तोड़ने का कोई तंत्र आप कायम नहीं करते हैं, कोई तरीका नहीं ढूंढते हैं, कोई मेहनत नहीं करते हैं और पीढ़ियां नहीं खपाते हैं, तो कोई जादू की छड़ी के इंतजार में आप राजनीतिक बदलाव की उम्मीद छोड़ दें और वह उम्मीद बेमानी होगी, क्योंकि सही उम्मीद सही रास्ते को वह बनने नहीं देगी और बनेगा लंबा रास्ता ही। और जाहिर तौर पर वह सांपनाथ और नागनाथ के विकल्प से नहीं आएगा, बल्कि भारत को अब एक सच्ची राजनीति की जरूरत है। ऐसे आंदोलनकारियों की जरूरत है जो बहुत साफ देख पाएं कि 70 सालों में भारतीय राजनीति करने वाले जो ये जमूरे हैं वह किस तरह इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, इस देश की पूरी पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं। संसाधनों की बर्बादी है, सिर्फ उनके नारों में और बातों में फर्क है। सिर्फ इतना की चाहत है कि सत्ता पर वो क्यों है, हम क्यों नहीं। तो हम किसी के गुलाम नहीं जो बारी बारी से इस लुटेरे या उस लुटेरे को सत्ता पर बैठाते रहें, बल्कि हमारी चेतना ये कहती है, एक नागरिक होने की चेतना, कि साहब एक अच्छा और ईमानदार नेतृत्व इस देश को चाहिए जो इस देश को बेचने से रोके, इस देश के संसाधनों को बेचने से रोके, इस देश में बराबरी लाए, इस देश में जातिवाद और धर्म के नाम पर जो हिंसा हो रही है उसको खत्म करे। और उसको खत्म करने का रास्ता किसी पार्टी के रास्ते नहीं जा रहा है, यह बहुत साफ दिखाई दे रहा है। रही बात, एक अक्सर बातचीत होती है कि साहब अगर किसी पार्टी को आप समर्थन नहीं करेंगे तो किसको समर्थन करें। हम क्यों मजबूर हैं किसी पार्टी को समर्थन करने? हम क्यों मजबूर हैं? अगर आपके सामने गोबर और इंसानी गोबर रख दिया जाए और कहा जाए इसमें ही खाइए, तो क्या आपके पास तीसरा विकल्प नहीं है क्या कि हम कोई तीसरा रास्ता ढूंढें और अन्न उपजा लें? हमारा यही कहना है, इंसान का गोबर खाएं या गाय का गोबर खाएं, यह जो दो विकल्प भारतीय राजनीति में रख दिया गया है आपके सामने, और आपके जो पक्षधर हैं और जो आपके नुमाइंदे हैं कहते हैं नहीं इंसान वाला गोबर नहीं, गाय वाला गोबर खा लो। इस गोबर को खिलाने की जो राजनीतिक परंपरा चल पड़ी है हमारे भारत में, उसको खत्म होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तीसरा विकल्प है कि इन दोनों गोबर को मिला दो और मिट्टी में डालो और उससे अनाज पैदा करो। वही नहीं भारतीय राजनीति है और वही राजनीति का इंतजार कन्हैया कुमार को करना था, उसमें लगना था, उस मेहनत से जुड़ना था, लेकिन उनके लिए संभव नहीं हो पाया, क्योंकि जादूगरी जो उन्होंने जेएनयू से उभरी हुई देखी और अपना हीरोइज्म देखा, उसके भूत और उसके सेटबैक से आज तक उबर ही नहीं पाए। उन्हें लगता है कि जो ताज मैंने तिहाड़ में जाकर पहना था वह बेगूसराय में उतर गया और उससे उस न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।